नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पंख पाठशाला में। दोस्तों, 50% से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं, वो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो विगत वर्षों के प्रश्न यानी PYQ नहीं देखते। या अगर आप PYQ नहीं देख रहे हैं अपने एग्जाम का, आप जिस चीज़ का जो एग्जाम देने वाले हैं, अगर उसका PYQ नहीं देख रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन में दुविधा है साथियों। क्योंकि PYQ ही एक ऐसा माध्यम होता है जो परीक्षा की मांग को समझाता है और कोई भी टीचर, कोई भी कोचिंग, कोई भी परीक्षा की एग्जैक्ट जो मांग है वो नहीं बता सकता। लेकिन जो PYQ है वही बताता है कि आपको इस परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यानी परीक्षा की मांग अगर कोई डिसाइड करता है, कोई सही समझा पाता है, तो वो विगत वर्षों के प्रश्न हैं। और सबसे ज़्यादा गलती है स्टूडेंट यही करते हैं कि वो PYQ नहीं देखते। ऐसा इसलिए भी क्योंकि PYQ देखना बहुत बोरिंग लगता है। हम लोग भी तैयारी किए हैं, बहुत बोरिंग लगता था। लेकिन आज दसनों एग्जाम में पास किया हूँ, तो मैं ये समझ पाया कि हाँ, PYQ जब देखूंगा तभी मेरा दिमाग ये कहेगा कि हाँ भाई, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, ये नहीं। और मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपको सिलेक्शन में बहुत दिक्कत होगी। वैसे ही कंपटीशन इतना हाई है, कंपटीशन इतना तगड़ा है, और आप उसमें अगर जरा सी भी कोई गलती करते हैं तो आपका सिलेक्शन रह सकता है, और हम नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन रुके। दोस्तों, PYQ पे ही आधारित यानी PYQ हम करवा रहे हैं अपने इस नई सीरीज में, या नई क्या, इसमें आज अभी तक 12 वीडियो आ गई, आज 13वीं है, डे 13 है। 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन सीरीज। 50 दिनों तक 50-50 क्वेश्चन करेंगे, वो भी PYQ यानी जो विगत वर्षों में, जो 2022 में जो पिछला एग्जाम हुआ था 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर 2022 तक 50 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, ये पिछला ग्रुप डी। वहां से क्वेश्चन लिए गए, वो सबसे लेटेस्ट हैं और सबसे सटीकता से हमें बता पाएंगे कि परीक्षा की मांग क्या है। अगर आप इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं और इसको सही से एनालाइज नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा काम कर रहे हैं। अभी तक इसकी 12 दिन की वीडियो आ चुकी हैं, आज 13वां डे है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं, उसमें हम लोग पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सभी विषयों को जो 2022 में इन 50 शिफ्टों में पूछे गए थे, उनको हल कर चुके हैं, देख चुके हैं कि किन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहा है। इसी तरह विज्ञान में हमारा जो है कि आज भाग 5 है, यानी विज्ञान की भी 4 वीडियो आ चुकी हैं और आप नहीं देखे होंगे, और नहीं देखे हैं तो समझ लीजिए आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वहां से आप क्वेश्चन करिए और उसको देखिए कि हमारा सही हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, जो बोर्ड क्वेश्चन बना रहा है उससे हमारी तैयारी मैच हो रही है कि नहीं। PYQ से बहुत बड़ा लाभ ये होता है कि आप, जो मैं बता चुका हूँ, कि परीक्षा की मांग समझ जाते हैं। यानी क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। साइंस का छोटा मोटा सब्जेक्ट है, साइंस में बहुत चीजें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन ग्रुप डी में क्या पूछता है ये कैसे पता चलेगा, ये PYQ से पता चलेगा। इसलिए ये सीरीज रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत मेहनत से तैयार की गई है, और आप लोगों को समझाने का प्रयास है कि गलती नहीं करिए। आप PYQ से परीक्षा की मांग समझते हैं, आपकी यहाँ प्रैक्टिस होगी, और ये असली प्रैक्टिस ये है, क्योंकि जो बोर्ड क्वेश्चन बनाया है उसको आप हल कर रहे होंगे। आपको एक रफ लेना है, पेपर शीट लेना है, उसमें ये 50 क्वेश्चन तक अंक डाल दीजिए, 1 2 3 4, और उसके बाद जब पहला क्वेश्चन आपके सामने हो तो उसके सामने लिखिए आपका ए सही है कि बी सही है कि सी या डी, और जब आंसर डिस्कस हो तो उसको टिक करिए आपने सही किया था कि गलत। इस तरह से अंत में आप जान पाएंगे कि मैं कितना सही कर पा रहा हूँ, कितना गलत कर पा रहा हूँ। इन 50 क्वेश्चनों में आए हुए क्वेश्चन मेरे कितने विज्ञान के सही हुए, मुझे विज्ञान में और कौन सा टॉपिक जो नहीं सही कर पाया उसको पढ़ना चाहिए।
कौन सा टॉपिक मैं बेकार में रट रहा हूँ। तो यहाँ प्रैक्टिस होगी, मांग पता चलेगा और आपका रिवीजन होगा। दोस्तों, अगर आपको वनडे एग्जाम कोई भी निकालना है या सिविल सेवा का भी एग्जाम निकालना है तो 2 कीवर्ड उसके होते हैं, एक होती है प्रैक्टिस और एक होता है रिवीजन। इन दो में जो आगे निकल जाता है वही सिलेक्शन पाता है। यहाँ पर आप परीक्षा की मांग समझेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका रिवीजन भी होगा। यहाँ 50 नहीं 200 फैक्ट आपके सामने आएगा। अगर आप उसे पढ़े हैं तो आपको वो रिवाइज होगा और नहीं पढ़े हैं तो उसको आप जान जाएंगे। तो ये सब फायदा है, इसलिए इस सीरीज से आप जुड़ जाइए और सभी वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लीजिए भैया। 1.5 कर लीजिए, 2x कर लीजिए, 2 गुना स्पीड बढ़ा लीजिए। उसमें ऑप्शन आता है यूट्यूब में। और आपकी 1 घंटे की वीडियो होती है लगभग 50 क्वेश्चन और आधा घंटा में आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन वहां से इतनी चीजें आपको पता चलेंगी। हर वीडियो के लास्ट में हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं कि कब कितना क्वेश्चन कहाँ से बना, तो वो सब चीजें अंत में आपको पता चलती हैं। आज 13वीं वीडियो है और विज्ञान का भाग 5 है, यानी 4 भाग हो चुका है। और भी विज्ञान के आएंगे। यहाँ से ये पता चल रहा है कि अब ग्रुप डी में भी विज्ञान बहुत पूछ रहा है। तो इस सीरीज से जुड़िए। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूँ और भी 10 एग्जाम पास किया हूँ। तो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। लेकिन आपको अपना प्यार हमें चैनल पे बनाए रखना होगा। आपके प्यार से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हम मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। दोस्तों, मैं 10 एग्जाम पास किया हूं तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है आपको देने का, आपके सिलेक्शन में थोड़ी सी मदद करने का। लेकिन वह करने के लिए हमें भी हौसले की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें ये ऐसा लगता है कि हमें और मेहनत से काम करना है। तो अपना सपोर्ट बना के रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। और प्रैक्टिस के अनुसार लीजिएगा, केवल मुंह जबानी नहीं देखना है। यूट्यूब पे जो पढ़ाई हो रही है वो केवल ऐसे देखने तक सीमित रहे तो आप बहुत बड़े दलदल में फंस रहे हैं। इस पे मेरी एक वीडियो आने वाली है, वो जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी ऐसी वीडियो आए। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता, जिम्मेदार पोस्ट पे काम करता हूँ, लेकिन जो वीडियो आती है उसको देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होगी। जो विरोध होता है धारा के प्रवाह में वो न्यूनतम होगा। बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन। एक सुचालक में, बी है एक अच्छा विसंवाहक में, सी है एक उच्च प्रतिरोध में, डी है एक कुचालक में। जो प्रवाह, धारा के प्रवाह का विरोध की शक्ति न्यूनतम है, इसमें कुचालक में तो भैया बहुत ज्यादा होगी। प्रतिरोध है तो वो तो विरोध हो ही रहा है ना। बहुत कॉमन सेंस से क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब तक तो आप लिख लिए होंगे कि पहले में आपने क्या लगाया, अब मिला लीजिए। एक सुचालक में, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। देखो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे पता चलेगा ना आपको कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक, सुचालक मतलब कि धारा का प्रवाह अच्छा होता है उसमें, तो इसलिए वहाँ विरोध की शक्ति, जो धारा के विरोध की शक्ति है वो न्यूनतम होती है, तो एक सुचालक में। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में या N2 अणु निर्माण में भाग लेता है? कौन सा कोष बताना है। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? देखिए, विज्ञान अगर बैकग्राउंड नहीं है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है ग्रुप डी के लिए। ग्रुप डी में विज्ञान के कुछ गिने चुने टॉपिक हैं, उनको रट लेना है। नहीं समझ में आए रट लो। साम दाम दंड भेद हमें आज से नहीं, हमारे वेदों पुराणों में है।
हमें सिलेक्शन लेना है, आपने रट के लिया कि समझ के लिया, ये कोई मायने नहीं रखता। आपने बहुत समझा है और आपका सिलेक्शन रुक गया तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं देने वाला है। आपने रट के, अगर रट के भी एग्जाम क्लियर कर लिया, आप कहलाएंगे आप रेलवे में हैं, 4 गांव के लोग आपके सैल्यूट मारेंगे और सम्मान देंगे। इसलिए बेसिक नहीं पता है तो रट लीजिए ना क्वेश्चन, वही रिपीट होगा क्वेश्चन। ठीक, तो जो नहीं चीजें पता है उसको रट के रखिए, वही क्वेश्चन रिपीट होता है। थोड़ा सा उन टॉपिकों से थोड़ा सा हट के आप बहुत सारे क्वेश्चन रट डालेंगे। बार बार देखने से रट जाती हैं चीजें। थोड़ा मोड़ा हम लोग समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? ए में है M, बी में है N, सी में है K, डी में है L। कौन सा कोष? चलिए, अभी तक आपने लगा लिया होगा। तो सही उत्तर है डी, यानी यल कोष, यानी ये दूसरा कोष होता है। तो नाइट्रोजन परमाणु का जो यल कोष होता है, N2 अणु बनाने में भाग लेता है, दूसरा कोष। ठीक है, रट लीजिए। प्रश्न तीसरा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यह शब्द ग्रुप डी में इतना बार पूछा गया है। ठीक है, इस चीज को देख लीजिए एक बार अच्छे से। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही, जिस हिसाब से 50 शिफ्टों में क्वेश्चन बना है पिछली बार, उसमें हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन है। तो ये सब हमें पीवाईक्यू से ही पता चल रहा है ना, आप पढ़े जा रहे हैं बस। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? ए में है कुंडली से गुजरने वाले चुंबक अभिवाह में परिवर्तन के कारण, बी में है प्रणाली को विद्युत चुंबक से जोड़ना, सी में है चुंबक और कुंडली के नियत यानी स्टेशनरी स्थिति, डी में है प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? यकीनन आप तक आप लोग ABC अपना टिक कर लिए होंगे। चलिए अब मिला लीजिए, इसमें होगा ए कुंडली से गुजरने वाले चुंबक अभिवाह में परिवर्तन के कारण। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज हुई थी 1831 में माइकल फैराडे ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एक, मैं जो इसमें दे रहा हूँ वही क्वेश्चन बनेगा और बना है। ठीक है ना, तो ये भी रट लीजिएगा। 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। अच्छा, ये होती है, यह एक ऐसी घटना है जिसमें किसी कुंडली यानी कोल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है जनरेटर, ट्रांसफार्मर। चुंबकीय जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना, उसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं और इसका कारण होता है कुंडली से गुजरने वाले चुंबक अभिवाह में परिवर्तन। ठीक, चलिए चौथा है आपके सामने, इसमें से कौन से बिंदु हमेशा गोली दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? अब दर्पण से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं। अब हम क्यों फालतू चीजें पढ़े, हम दर्पण और लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण, ये पढ़ लेंगे भाई, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यू, बस इतना आप देख लीजिएगा और उसमें से कुछ चीजें जैसे नहीं पता चल रही
जो दर्पण है उसके एकदम बीचों बीच का बिंदु जो ये P दिखा रहा है इसको कहते हैं ध्रुव। अब P और C से गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। अरे तो भैया मुख्य अक्ष पे यही दो बिंदु हमेशा रहेंगे ना, और कोई रहे चाहे नहीं। जब मुख्य अक्ष की परिभाषा ही यही है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, तो भैया वक्रता केंद्र और P ध्रुव तो होगा, तो यही वक्रता केंद्र और ध्रुव ये 1 और 3 दोनों सही है। ठीक, सिंपल सा चीज है। आगे बढ़ते हैं। 5वां है, निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल है। अब वसा का पाइसीकरण भैया इतना बार पूछा, आप 5वीं वीडियो है ना ये विज्ञान की, आप देखिएगा 4 वीडियो और कितने बार क्वेश्चन बना है और वही क्वेश्चन पूछ रहे। जब उसी वर्ष जो अनेक शिफ्टों में एग्जाम हो रहा है उसी में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो दूसरे साल की तो अब 22 में हुआ था पिछला एग्जाम, अब 25 में होगा, तो रिपीट होंगे ना क्वेश्चन। अच्छा साथियों, आप लोगों को ये बता दूं, जो परीक्षा में आप तो शायद आप नए हो, अभी कुछ ही एग्जाम दिए हों, लेकिन मैं बहुत एग्जाम दिया हूँ। बहुत लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में रहे थे जो तैयारी कर रहे थे साथ में। एग्जाम हॉल में आपका माइंड सेट क्या है, एग्जाम हॉल में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये चीज अगर आप जानते हैं तो आपका सिलेक्शन हर जगह होगा। वही लड़के क्यों हर जगह सिलेक्ट होते हैं, कुछ लड़के होते हैं जिनका हर एग्जाम निकलता है और कुछ है उनका एक भी नहीं निकलता। तो वो रणनीति जो है वो मैं आपके सामने इसी चैनल पे शेयर करूंगा। तो अगर आपको, अब वो कब आएगी, मुझे कब टाइम मिलेगा, लेकिन एग्जाम से पहले जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा उससे पहले मैं ये वीडियो लाऊंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि वो वीडियो मिस ना हो। जो सटीक रणनीति है एग्जाम हॉल में या एग्जाम हॉल से पहले, वो बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वही सिलेक्शन पाते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर करेंगे। वसा के पायसीकरण में शामिल है ए प्लीहा, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी आमाशय। अगर आप पिछली चारों वीडियो देखे होंगे तो ये तुरंत आपने सही कर लिया होगा, यकृत। कभी भी वसा का पाय, मैं नहीं कहता आपको ये पता हो प्रक्रिया पूरी, लेकिन जब यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है हम रट लेंगे भैया। पता है तो बहुत अच्छी बात है, विज्ञान आपका बैकग्राउंड है, वाह भाई वाह। लेकिन सिलेक्शन हमें लेना है, साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ेगा। इमल्सिफिकेशन इसको कहते हैं वसा के पायसीकरण में। अच्छा, ये होती क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें वसा के बड़े अणुओं को छोटे कणों में तोड़ा जाता है, जिससे वो पाचन और अवशोषण के लिए अधिक सुलभ हो जाते हैं। वसा का पायसीकरण मतलब कि वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे वो पाचित हो सके और अवशोषित हो सके। इससे संबंधित होता है यकृत, पित्तरस। ठीक है ना, बस आगे बढ़िए। 6वां प्रश्न है, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप खाली स्थान है होता है। भाई क्या होता है परिणाम स्वरूप, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता क्या है। ए टूटा हुआ दांत, बी दुर्गंध युक्त सांस, सी कोमल दंत वल्क, डी मसूड़ों से रक्त का स्राव। कुछ बीमारियां होती हैं जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन बीमारियों को हम कवर करेंगे। ठीक है, ये पीवाईक्यू देख कर रहे हैं तो ये सब समझते जाना है कि कहाँ से क्वेश्चन बना है। अगर आप होशियार होंगे तो वही जो रफ शीट पे आपने 50 तक संख्या लिखा है, एक साइड में आप लिखते जाएंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बना है। ये होती है होशियारी दोस्तों, ये होता है पेन कॉपी लेकर कोई वीडियो देखना। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन उसका जो अनदेखी कर देता है उसका सिलेक्शन भी नहीं होता। कड़वा सच है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए, इसमें आपने लगा लिया होगा अभी
कोमल दंत वल्क, जो दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है, कोमल दंत वल्क इसको कहते हैं, यानी इनेमल। जो दंत वल्क है उसको इनेमल कह सकते हो। सामान्य से अधिक नरम और छिद्रपूर्ण हो जाना। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप जो आपका इनेमल है, जो कठोर भाग होता है, वो कोमल हो जाता है, यानी अधिक नरम हो जाता है और उसमें छेद हो जाते हैं, छिद्र पड़ जाते हैं। इसी को कहते हैं कोमल दंत वल्क, और दंत क्षय के परिणाम स्वरूप यही होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपके सामने। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश रंग, खाली स्थान है, रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। कितनी बार बनाओगे भैया क्वेश्चन? वही क्वेश्चन अनेक शिफ्टों में रिपीट हुए हैं भैया। दूसरे साल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी शिफ्ट में जो 50 दिनों में हुआ था एग्जाम। अच्छा, प्रकाश और उसमें जो प्रकाश की गतियां हैं, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, इन सब से क्वेश्चन हर बार बने हैं, हर शिफ्ट में बने हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको हम कवर भी करेंगे रिकैप वीडियो, रिकैप प्रोग्राम में। अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं, हमारा एक रिकैप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जहां से जैसे अब प्रकाश से क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो प्रकाश के जो क्वेश्चन जो बन सकते हैं, जितनी गहराई से बन सकते हैं, हम एक छोटी सी वीडियो में उसका रिकैप करवा देते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पॉलिटी का रिकैप चल रहा है, उसमें पॉलिटी की बहुत सारी टॉपिक कवर कर लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वो जरूर जाके देखिएगा। नहीं पता है, चैनल पे उसकी अलग से प्लेलिस्ट है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश रंग कितने रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है? ये 5, बी 8, सी 4, डी 7। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, इसमें होगा 7। और वो रंग होते हैं बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये सब आपको पता ही होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन करें। नैप्थलीन की गोली से तैयार की जाती है। जो नैप्थेनिल की गोली नहीं है, इसको गोली कर लेना। नैप्थलीन की गोली किस चीज से तैयार की जाती है बताना है। ये कोक, बी पेट्रोलियम, सी कोयला गैस, डी कोल तार। नैपकिन की जो गोलियां होती हैं वो किस चीज से तैयार होती हैं? नहीं पता है, आज से रट लेना। सही है तो बहुत बढ़िया। चलिए, कोल तार, कोल तार कहते हैं, तार भी तार का है, से क्रिस्टलीकरण द्वारा ये गोलियां बनाई जाती हैं। जो कोल टार होता है उसके क्रिस्टलीकरण से नेपथिन की गोलियां बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार देते हैं महत्वपूर्ण योगदान के लिए? ये होमी भाभा पुरस्कार, बी बोरलॉग पुरस्कार, सी बी.सी. राय पुरस्कार, डी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। मस्त क्वेश्चन बना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ज्यादा स्कोप नहीं है कि बहुत ज्यादा इधर उधर घुमा देगा। विज्ञान में यही सब पूछता है, विज्ञान के 2-4 पुरस्कार हैं, उनको देख लेना, हम भी करवा देंगे। इसमें सही उत्तर होगा ये होमी भाभा पुरस्कार। ये 2010 से स्थापित किया गया है। इसमें IUPAC नाम की एक संस्था है और TIFR इस नाम की एक संस्था है, दोनों मिलकर इसको देते हैं। इसमें 2.5 लाख नगद दिया जाता है और भी चीजें हैं। ठीक है, 2010 से दिया जा रहा है परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण योगदान में होमी भाभा पुरस्कार। प्रश्न 10वां। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? पूरे शरीर में होता है, चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, जिससे रिसाव रुक जाता है खून का। वो कौन सी चीज है? ए प्लेटलेट्स, बी प्लाज्मा,
सी श्वेत रक्त कणिकाएं, डी लाल रक्त कणिकाएं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत जनरल नॉलेज है, आपका सही होना चाहिए, रटी रटाई चीजें हैं। तो ये प्लेटलेट्स, ठीक है। अच्छा, जो रक्त का थक्का जिसमें नहीं जमता, उसमें एक आनुवांशिक बीमारी होती है, होमोफीलिया, ठीक है ना। ये पूछता है इसलिए यहाँ लिखा हूँ। और वो कभी कभी जो रक्त का नक्का में अगर कोई विटामिन की कमी पूछता है तो वो विटामिन के होता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए यहाँ लग दिए। 11वां करेंगे सभी लोग। जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता, ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग क्या कहलाते हैं? यहाँ खाली स्थान है। हैलोएग, एस्टर, सी है कीटोन्स, डी है कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए, जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता, ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? रट लीजिएगा आज के बाद। हेलो एक किनको कहते हैं? हेलो 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 यौगिक, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता। चलिए आगे 12वां क्वेश्चन। डिश एंटीना से तीव्र सिग्नल प्राप्त करने के लिए डिश एंटीना के रिसीवर को कहाँ रखा जाना चाहिए? ये भी एक जो गोली दर्पण होता है उसके हिसाब से काम करता है, उसका सिद्धांत यहाँ अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन बना है। तो वो पूछ रहा है डिश एंटीना में जो तीव्र सिग्नल आप प्राप्त कर पाएं तो एंटीना के रिसीवर को कहाँ रखेंगे ये तीव्र सिग्नल आएगा? ये डिश के सामने सी पर, बी डिश के सामने एफ पर, सी डिश के सामने सी और एफ के बीच, या डी डिश के पीछे। पीछे तो भैया रखना मत। अगर आपने डिश एंटीना आपके सामने है और आपके घर में लगा है तो आप तो इसको आराम से गेस करके भी सही कर सकते। और यहाँ सी वक्रता केंद्र है, यह मुख्य फोकस होता है, ठीक है ना। चलिए लगा लिए होंगे। इसमें सही होगा बी डिश के सामने एफ पर। एफ मतलब फोकस बिंदु जो है वहां पर रखेंगे तो बहुत अच्छा सिग्नल आएगा। सभी रेडियो तरंगे एफ यानी फोकस बिंदु पर, यानी फोकस पर केंद्रित होती हैं और वहां पर अगर रिसीवर लगा है तो सारे सिग्नल बहुत अच्छे से उसे मिलेंगे, ठीक। आगे 13वां। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? अच्छा, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं मुख्य मुख्य जो कॉमन है, बहुत बार पूछी जाती हैं, वो सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसमें अवक्षेप जो होते हैं वो क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? ए ठोस, बी तरल, सी गैसीय, डी जलीय। नहीं पता, बेसिक नहीं पता, रट लीजिए। 200-500 क्वेश्चन विज्ञान के रट लेंगे, 1000 क्वेश्चन रट लीजिए, वहां से ही आएगा कॉमन। जो जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता, जो यहाँ से डिसाइड होगा, जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं यहाँ से डिसाइड होगा कि इन टॉपिकों से क्वेश्चन बन रहा है, तो उन टॉपिकों के हम 1000 क्वेश्चन रट डालेंगे। सिलेक्शन लेना है भैया। हाँ, कंसेप्ट पता है आपको, बहुत अच्छी बात है। रासायनिक प्रक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा। जिसका होगा ये ठोस, रट लीजिए। अवक्षेप जब दो आयन आपस में बंध कर एक अघुलनशील लवण बनाते हैं उनको अवक्षेप कहते हैं। जो अघुलनशील आयन होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। उनका जो रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ये अघुलनशील ही होते हैं, लवण यही अवक्षेप होते हैं, और ये अघुलनशील हैं तो वो हमेशा ठोस में, उनकी भौतिक अवस्था ठोस होती है, ठीक। प्रश्न 14वां। निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है? ए सेलेनियम, बी बिस्मथ, सी एंटीमनी, डी आयरन। चलिए, तो इसमें याद रखिएगा सी एंटीमनी यानी ये एक उपधातु है।
धातु नहीं, उपधातु, मेटालॉइड। ठीक, धातु और अधातु दोनों के गुण जिसमें होते हैं उसको उपधातु कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं। ठीक है ना। और ये होता है हमारा एंटीमनी। आवर्त सारणी में ये 15वें समूह और 5वें आवर्त में है। परमाणु क्रमांक इसका 51 होता है। एंटीमनी याद रखिएगा, उपधातु है। और एंटी ब्लैक मनी भी होता है, उससे रिलेट करके याद रख लेंगे। प्रश्न 15, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है उसको जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है बताना है। ए, SO2 गैस मुक्त होती है। बी, चूने का पानी बनता है। सी, एक स्वच्छ विलयन बनता है। डी है, यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जल में मिलाने पर क्या होता है? अभी तक आपने सही कर लिया होगा पुस्तिका पे, तो इसको मिला लीजिए। डी सही है, यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसको ही कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है CaSO4.1/2 यानी आधा H2O। ठीक। अच्छा, जल में मिलाते हैं जब इसको तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बनता है और इसको ही कहते हैं जिप्सम, जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में मिलाते हैं तो जिप्सम बनता है और यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 16वां, इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? ए, NaOH। बी, जठर रस। सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। डी है NH4OH। या शुद्ध जो पीएच मान है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ चीजों का पीएच मान आपको पता है तो वहां से चीजें, और उसकी प्रकृति पता है अगर, जैसे कुछ कॉमन हमारे तत्व यौगिक हैं उनकी अगर पीएच या उनकी प्राकृतिक अवस्था, उनकी नेचर आपको पता है कि वो अम्लीय हैं या क्षारीय हैं, तो आप उससे पीएच मान आप अंदाजा लगाकर गेस करके क्वेश्चन सही कर लेंगे। शुद्ध जल यानी जिसको 7 पीएच दिया जाता है, इससे अगर कोई कम हो, 7 से कम है किसी का पीएच मान तो वो अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। तो यहाँ कह रहा है 7 से कम है यानी वो अम्लीय प्रकृति का कौन सा तत्व है इसमें से बताना। इसमें देखिए ए है NaOH, इसका पीएच मान 14 है यानी ये प्रबल क्षार है। ऐसे ही ऑप्शन बनाया ना प्रबल क्षार, तो इसको याद रखते तो हो जाता। अच्छा, बी, जठर रस है, इसका 1.5 से 3.5 तक होता है यानी यही हो गया ना अम्लीय, ये हमारा सही उत्तर हो गया। और सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.5 है। NH4OH का 11.6 होता है यानी जो जठर रस है ये अम्लीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसका पीएच मान 1.5 से 3.5। अब जठर रस पाचन में उपयोग होता है ना भैया, जठर रस पाचन में, आप गेस करते थोड़ा सा ऐसे ही मोटे बुद्धि से, यहाँ भाई पाचन, अभी नींबू आप खा लें, खाना खाने के बाद नींबू, तो पाचन बहुत तगड़ा हो जाता है ना, यानी अम्ल है, खट्टा है, उससे पाचन बढ़ता है। और जठर रस है पाचन में उपयोग होता है यानी खट्टा हो सकता है, इससे गैस करके आप इसको सही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 17वां, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, बहुत क्वेश्चन बनता है प्रकाश जब चलता है सघन से विरल में, विरल से सघन में क्या होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने ही, इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना। में प्रवेश करती है, हम रिकैप में कवर करवा देंगे। में प्रवेश करती है तो क्या होता है, ए, वह अभिलंब से दूर झुक जाती है।
बी वह अपवर्तित नहीं होती है, सी वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, डी उसके आपतन और अपवर्तन कोण बराबर होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? बेसिक कंसेप्ट है, ये वह अभिलंब से दूर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से सघन से चल रही है विरल की तरफ, तो जो सघन माध्यम है वहां से विरल में जा रही तो अभिलंब से दूर हट जाती है और उसकी गति बढ़ जाती है। सघन है कोई माध्यम तो वहां प्रकाश की गति कम होती है क्योंकि वो लड़ते लड़ते जाएगा, और जहां विरल है वहां पे अणु जो उसको रोकने वाले हैं, माध्यम में जो अणु हैं वो कम है, तो वो कम रुकेगा, इसलिए उसका अवरोध कम होगा तो उसकी गति ज्यादा होती है। और जब किसी सघन से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये रट लीजिएगा, जब सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर जाएगी और उसकी गति बढ़ जाती है, और विरल से सघन की तरफ अगर जा रही है, कोई विरल माध्यम है वहां से फिर सघन में जा रही है, यानी हवा से पानी में जा रही हो या हवा से ग्लास में जा रही हो, विरल से सघन में हो गया तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी तथा इसकी गति भी कम हो जाएगी, क्योंकि विरल से अब सघन है वहां अवरोध ज्यादा होगा तो प्रकाश की गति कम हो जाती है, लेकिन वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको रट लेना इन दो चीजों को, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा और यही कह रहा था, ये सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर झुक जाती है। ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत धारा का तापी प्रभाव बहुत क्वेश्चन बना है, इम्पोर्टेंट है, और विद्युत धारा का तापी प्रभाव का सिंपल सा मैं ठेठ भाषा में बता दूं, जैसे प्रेस है, स्त्री है, प्रेस जिसको स्त्री का वो नहीं स्त्री, ये स्त्री जरूर आना या मतलब ना, स्त्री मुँह इस समय बहुत चल रही थी। अच्छा, तो ये प्रेस है जो हम इस्त्री करते हैं कपड़े को, ये विद्युत धारा का तापी प्रभाव पे आधारित है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने में इनका ऐसा इसमें तार लगा है जो गर्म होता है और ताप होता है, और उस तापी प्रभाव के कारण हमारा काम होता है। तो ये तापी प्रभाव से आधारित उपकरण है प्रेस। तो ऐसे चीजों पे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है। अब यहाँ भी आप गेस करके, अब इस कॉन्सेप्ट को इतना पता है ना, विद्युत धारा के तापी प्रभाव पे आधारित उपकरण, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। क्या है? विद्युतीय बल्ब कौन सा आधारित नहीं है वो बताना है। बी विद्युतीय केतली, सी ओवन ओवन, और डी है विद्युत जनित्र। अब आप कौन सा विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर आधारित उपकरण है वो आपको पता है तो आप नहीं वाला आराम से निकाल सकते हैं। विद्युत बल्ब भैया ताप जाता है, उसमें जो फिलामेंट है उसको गर्म करता है, तापी प्रभाव होता है, इसलिए वो प्रकाशित होता है निर्वात में। ठीक, तो विद्युत केतली भी उसमें ऐसे चीजें लगी हैं जो तापी प्रभाव, विद्युत धारा प्रवाहित होने से वो गर्म होती है और उसमें हम पानी चाय बनाते हैं। ओवन वो ये भी उसी पे आधारित है, तो बच गया क्या? विद्युत जनित्र। यही होगा आपका आंसर। इसमें होगा विद्युत जनित्र यानी जनरेटर। विद्युत जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या कोई तापी विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं है। बाकी ये विद्युत बल्ब, विद्युत केतली, ओवन, ये सब विद्युत धारा के तापी प्रभाव पर आधारित उपकरण हैं। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय द्वारा होता है, किसके द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय आदान प्रदान होता है? ऐसे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट है, जनरल नॉलेज है, आपको रट लेना है, आपका सही हो जाएगा एक क्वेश्चन।
ए परासरण, बी किण्वन, सी विसरण और डी है जीव द्रव्य कुंचन। बताइए, अब तक आपने लगा लिया होगा और इसका होगा विसरण, डिफ्यूजन। यह प्रक्रिया के कारण पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है विसरण के माध्यम से। विसरण वह क्रिया जिसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, उसको विसरण कहा जाता है। रट लीजिए इस चीज को, जिसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं उनको विसरण, डिफ्यूजन कहते हैं। और इसी प्रक्रिया का उपयोग करके पादप कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय करते हैं। और इनमें एक और चीज उपयोग होता है रंध्रों के माध्यम से। जो पादपों में रंध्र पाए जाते हैं उनके माध्यम से ये विसरण की प्रक्रिया संपन्न होती है और इसी से पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन। अवतल दर्पण के यहाँ खाली स्थान है के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो अवतल दर्पण में किसके समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा ये बताना। देखिए, उसी दर्पण और लेंस से बने क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी एक वीडियो रिकैप में लाकर हम इसको समझा देंगे। नहीं तो आप भी पढ़ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन हर बार बना है, हर बार बनेगा भी। पुंज में परावर्तन है तो वो कौन सा है? ए फोकस समतल, बी मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु, डी मुख्य अक्ष सी मुख्य अक्ष, डी दर्पण की सतह। अवतल दर्पण के खाली स्थान के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। चलिए लगाइए, इसमें होगा सी मुख्य अक्ष। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश पुंज जा रहा है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है आपका, इसमें बीचों बीच का जो भाग होता है वो ध्रुव होता है P, और इधर जो जिससे वो वृत्त बन रहा है उसका सेंटर वो होता है वक्रता केंद्र, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस, मुख्य फोकस। अगर मुख्य अक्ष जो C और P से जाने वाली रेखा वही मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अगर समानांतर कोई भी धारा आ रही है वो टकराकर फोकस से होकर ही गुजरेगी। सिंपल सा नियम है, इसी पे बना एक क्वेश्चन है और पिछली वीडियो में भी अच्छे से बताया गया है। अब भी आप समझ लीजिएगा, थोड़ा एक दो बार देख लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 21वां। निम्न में से कौन सा दो कार्बन वाला अणु है? निम्न में से कौन दो कार्बन वाला अणु है? ए ग्लूकोज, बी लैक्टिक अम्ल, सी एथेनॉल, डी पाइरुविक अम्ल। अच्छा, ये कुछ चीजें होती हैं, कुछ यौगिक हैं, कुछ तत्व हैं जिनका रासायनिक सूत्र आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका इन लोगों का रासायनिक सूत्र पता है तो उसमें आप देख लेंगे दो कार्बन अणु किसमें है। देखिए वही होगा आगे चल के। नहीं पता है तो आप फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में। कुछ आपको कुछ तत्वों का, कुछ यौगिकों का आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। अब ग्लूकोज में देखो C6H12O6, यानी कार्बन का यहाँ तो 6 अणु है ना भैया, ये तो हुआ नहीं। अब लैक्टिक अम्ल का देखो C3H6O3, यानी कार्बन का 3 अणु है तो ये भी नहीं होगा। एथेनॉल देखते हैं C2H5OH, यानी C के 2 अणु हैं, यही हमारा सही हो गया। पाइरुविक अम्ल देखते हैं CH3COCOOH, तो C देखो एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ 3 अणु है, ये भी नहीं होगा, यानी एथेनॉल 2 अणु हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है, तब चुंबक की गति की दिशा और कुंडल के तल के बीच का कोण खाली स्थान होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम होगी।
उनके बीच एक प्रबल चालक चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडल के तल के बीच का कोण, चुंबक के गति की दिशा और कुंडल के तल के बीच का कोण कितना होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम होगी। यानी ये कोण कितना होगा, जब कुंडल में प्रेरित धारा न्यूनतम होगी, वो कोण बताना है। ए 60 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 0 डिग्री, डी 90 डिग्री। चुंबकत्व से बना क्वेश्चन है, ठीक है। इसका नहीं भी पता है तो रट लीजिएगा। जो चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण 0 होगा तो कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम होगी, बस। अगला क्वेश्चन है 23वां। प्रकुंचन दाब, अच्छा बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, उनके मापक जो यंत्र हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वो देख लीजिएगा। प्रकुंचन दबाव यानी सिस्टोलिक दबाव खाली स्थान का माप है। किस चीज का माप है भैया? प्रकुंचन दबाव। प्रश्न 23। ए आलिंद शिथिलता, बी निलय शिथिलता, सी आलिंद संकुचन, डी निलय संकुचन। तो प्रकुंचन दबाव जो सिस्टोलिक दबाव होता है, प्रेशर, वो किस चीज को मापता है? इन चारों में से वो बताना है आपको। ठीक, आपने सही कर लिया होगा। इसका आंसर है डी निलय संकुचन। यानी जो प्रकुंचन दाब है या सिस्टोलिक दबाव है वो निलय संकुचन का माप है, ठीक है ना। अच्छा, अलिंद सिस्टोलिक दबाव क्या है? यह रक्तचाप का वह माप है जो हृदय के संकुचन के दौरान धमनियों में रक्त के दबाव को दर्शाता है। देखो, हृदय में जब संकुचन होता है तो ब्लड हमारी धमनियों में जाता है, तो जो ये संकुचन हुआ है उसके बाद धमनियों में किस दबाव पे रक्त बह रहा है वो नापना जो होता है उसको सिस्टोलिक दबाव कहते हैं, उस दबाव को। इसमें जो आलिंद शिथिलता है हृदय के ऊपरी कक्षों, जब ऊपरी, देखो 4 कक्ष हैं हमारे हृदय में, ऊपरी कक्षों को आलिंद कहते हैं, निचले कक्षों को निलय कहते हैं। तो ये जो ऊपरी कक्ष है आलिंद की कार्य क्षमता में कमी जब आ जाती है तब कहते हैं आलिंद शिथिलता हो गई। इसी प्रकार निलय शिथिलता, जो निलय हैं, जो निचले कक्ष हैं, उनकी कार्य क्षमता में कमी आए तो है नहीं सिस्टोलिक दबाव का माप। क्या माप है? वो तो इससे हुआ नहीं, ये दोनों नहीं हुए। आलिंद संकुचन क्या होता है? यानी सिकुड़ना, आलिंद का सिकुड़ना, रक्त को नीचे के कक्षों यानी लीलय में पंप करना, इसको कहते हैं आलिंद संकुचन। और जो निलय संकुचन है यह हमारा सही उत्तर है, क्योंकि प्रकुंचन दाब जो सिस्टोलिक दबाव होता है वह निलय संकुचन को मापता है। निलय जब सिकुड़ता है, ठीक, तो जो किस प्रेशर से धमनियों में रक्त बह रहा है वो चीज। प्रश्न 24वां। कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप इसमें से कौन सा जलीय विलयन बनता है? कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ क्रिया करने पर ए जिंक सल्फेट, बी जिंक ऑक्साइड, सी है जिंक क्यूप्राइड, या डी है जिंक सल्फाइड। ऑक्साइड या सल्फाइड कौन सा होगा? इसमें होगा ए जिंक सल्फेट, ZnSO4, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप जो जली विलयन बनता है उसको जिंक सल्फेट कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है? बहुत सिंपल, प्रकाश की जो गतियां है ना, अपवर्तन, परावर्तन, वर्ग विक्षेपण, प्रकीर्णन, उन्हीं से बना क्वेश्चन है। तो इसमें होता है एक, ये जो कह रहा है अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी का फोटो लेते हैं
उसकी पृष्ठभूमि काली दिखती है, ठीक है ना, वो क्यों? ये प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण, बी प्रकाश का परावर्तन नहीं होने के कारण, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, या डी है प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, लेकिन अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन के बारे में आपको हल्का सा पता होना चाहिए, और ये रहा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसमें सही उत्तर होगा डी, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का फोटोग्राफ लिया जाता है तो वहाँ जो प्रकीर्णन नहीं हो पाता है प्रकाश का, क्योंकि वो अंतरिक्ष है, वहां पे जो मौजूद माध्यम में मौजूद कण नहीं है, ठीक है, जिससे टकरा कर प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन क्या है? जब कोई माध्यम में मौजूद कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में जब फैल जाता है प्रकाश, उसको प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन अंतरिक्ष शून्य है, निर्वात है, वहां कोई कण नहीं है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। इसलिए पृथ्वी का फोटोग्राफ जब अंतरिक्ष से लेते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि काली होती है। क्लियर होगा। अब अगवा आगे ए में देखिए, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण। अपवर्तन क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदलना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा बदल देता है, उसको ही अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, ये प्रकाश का परावर्तन होता है। और वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रिज्म से गुजरने पर वह अपने अवयवी रंगों में विघटित हो जाता है। जो प्रकाश उसको, यानी जो उसके जो 7 रंग है उसमें टूट जाता है, उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ये 4 प्रकाश की टर्मिनोलॉजी है, इसको मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ। इतना भी पता है तो आप ग्रुप डी के क्वेश्चन गैस करके भी सही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन। निम्न में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? निम्न में से क्या उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? उच्च तापमान है तब भी। ए एल्युमिनियम, बी नाइक्रोम, सी आयरन, डी तांबा। कौन सा वो धातु है या तत्व है जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये होता हमारा बी नाइक्रोम। रट लीजिए, रासायनिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों को खोने और साझा करने की प्रवृत्ति कम होती है, इसलिए ये उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? जो धातु होती हैं उनके ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? ये क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी उभयधर्मी। बहुत कॉमन है, रट लीजिएगा। जो धातुएं होती हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रकृति में सामान्यतः क्षारीय ही होते हैं। ठीक। 28वां क्वेश्चन है। इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है? ये कॉमन है, जनरल साइंस है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन बनता है भाई। ए है क्लोरीन, बी है आर्गन, सी है सिलिकॉन, डी है फास्फोरस। तो इसमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है? जो क्लोरीन होता है उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, ये अधातु है। आर्गन एक गैस है, सिलिकॉन उपधातु है। यानी ये धातु के उपधातु मतलब उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मिलते हैं, उसको उपधातु कहते हैं। तो ये धातु का भी ये इसको माना जा सकता है। देखते हैं, आपने लगा लिया होगा तो इसमें होगा सी सही उत्तर, यानी सिलिकॉन। ये जो उपधातु होती है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है। पहले कोष में के में 2 इलेक्ट्रॉन, 284 का मतलब क्या है? तो उसमें पहला कोष जो के होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष यानी एल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोष एम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 होता है।
वो सिलिकॉन में होता है। 29वां, निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता? यानी ज्यादातर प्राणी, यानी ज्यादातर यानी बहुत कम ही लोग होंगे जिसका लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता होगा, नहीं तो समस्त प्राणियों में, ज्यादातर प्राणियों में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है। ठीक है, लेकिन कौन सा वो ऐसा प्राणी है जिसमें लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता? ये शार्क, बी सर्प, सी सामन, डी घोंघा। चलिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, रट लीजिएगा। इसमें आनुवंशिक रूप से लिंग निर्धारण नहीं होता घोंघा का। ये उभयलिंगी होते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव के अनुसार इनकी लिंग का निर्माण होता है और सामान्यतः ये उभयलिंगी होते हैं। इनमें दोनों प्रजनन अंग होते हैं, नर मादा दोनों के। ठीक है ना, घोंघा को याद रखिएगा। प्रश्न 30वां, निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन्स का एक उदाहरण है? डिम्ब ग्रंथि हार्मोन्स, ए टेस्टोस्टेरोन, बी एंड्रोनलिन, सी एस्ट्रोजन, डी थायरोक्सिन। कौन सा है डिम्ब ग्रंथि हार्मोन्स का एक उदाहरण है? चलिए, लगा लिए होंगे। इसमें होगा सी एस्ट्रोन, अरे एस्ट्रोजन। जो निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि, ओवरी, डिम्ब ग्रंथि मतलब ओवरी हार्मोन्स का उदाहरण, ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं। डिम्ब ग्रंथि हार्मोन्स को ओवेरियन हार्मोन्स भी कहते हैं और इसका उदाहरण है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन इसके उदाहरण है। और इन दोनों जो हार्मोन्स है वो हमारे मासिक धर्म, गर्भावस्था और प्रजनन की जो सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हमारे पास ओवेरियन हार्मोन्स हैं जिसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ये हमारे अंदर प्रॉपर मात्रा में रिलीज हो रहे हैं, तो मासिक धर्म, गर्भावस्था और प्रजनन ये सब चीजों में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 31वां, निम्न में से कितने वर्ष किसने निम्न में से किसने वर्ष 1817 में समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित किया था? यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वही कुछ लोग जो अर्थशास्त्र में अपना योगदान दिए हैं उनके नाम, उनने क्या नियम दिया, क्या फार्मूला दिया, और सारणी के जो तत्व हैं उन सब के बारे में बेसिक नॉलेज यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये चीजें आपको मजबूत करनी होंगी। अच्छा, 1817 में समान गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित किया किसने? ए मोजले, बी न्यूलैंड, सी मेंडलीफ या डी जी.डब्ल्यू. डावेराइनर। अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपका गलत नहीं होगा, इसमें होगा डी जी.डब्ल्यू. डावेराइनर। ये जर्मन रसायनज्ञ थे। इन्होंने 1817 में समान गुणों वाले तत्वों को समूहों को व्यवस्थित किया और त्रिक नियम भी इन्होंने दिया था। यही है जो समान गुणों वाले तत्वों को व्यवस्थित करे थे 1817 में डावेराइनर। और ये बहुत पूछता है इनका जो नियम है, त्रिक नियम किसने दिया था? तो ये डावेराइनर जी ने ही दिया था, जर्मन रसायनज्ञ थे। प्रश्न 32वां, चुंबकीय कंपास में निम्न में से क्या होता है? जो चुंबकीय कंपास होता है, जो पुरानी मूवियों में लाखों लोग जो हमारे नाविक थे वो लेकर चलते थे, इसको दिशा सूचक होता है। चुंबकीय, ये चुंबक के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसमें क्या होता है ये पूछ रहा है। ये एल्यूमिनियम का एक सूचक यानी पॉइंटनर, बी एल्यूमिनियम का एक सूचक यानी पॉइंटनर से जुड़ा एक छोटा चुंबक, सी एक कुंडली वाही चालक, डी एक चालक कुंडली। क्या होता है चुंबकीय कंपास में? नहीं पता, रट लीजिए। पता हो, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। बी एल्यूमिनियम का एक सूचक यानी पॉइंटर से जुड़ा एक छोटा चुंबक, इसमें ये चीज होता है, रट लीजिएगा। 32वां प्रश्न 33 करेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? आयनिक यौगिक नहीं है वो बताना है। CaCl2, ए में है CaCl2, बी में है CO2, सी में है NaCl, डी में है CaO।
कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? सही उत्तर होगा CO2। ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, यानी सह संयोजक यौगिक हैं ये आयनिक यौगिक नहीं, यह सह संयोजक यौगिक हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके बना है CO2। लेकिन वे अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं? वे होते हैं जिनमें विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण होता है, यानी वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करके बनते हैं, ना कि उन्हें साझा करके। जहाँ पर जिन यौगिकों का निर्माण इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करके बनता है, उनको आयनिक यौगिक कहते हैं, और जिनका निर्माण इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनता है, उनको सह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो इसमें जो Cl2 है, ये आयनिक है, जैसे NaCl भी, CaO भी, लेकिन CO2 जो होता है इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बना है, यह सह संयोजक यौगिक है। क्लियर? आगे 34वां ये फार्मूला दिया है, दी गई अभिक्रिया में लोहा किसे विस्थापित करता है? यानी ये लोहा था, ये COSO4 है, इनकी अभिक्रिया हुई तो FeSO4 बन गया और ये Cu निकल गया प्लस में। तो आपका जो आयरन था वो किसको विस्थापित किया वो बताना है। ये Cu कॉपर, B ऑक्सीजन, CSO2, DS किसको विस्थापित किया? सिंपल सा फार्मूला है। तो ये जो Cu यानी तांबा जो कॉपर है, उसको आयरन जो लोहा है Fe, तो उससे जो अभिक्रिया हुई तो ये CuSO4 बन गया, यानी कॉपर सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट हो गया FeSO4। ये देखिए, यानी लोहे ने आयरन ने कॉपर को यानी तांबा को विस्थापित कर दिया। प्रश्न 35, निम्न में से कौन सा विषमपोषी जीव है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन बना है। जो पोषण के तत्व है, जो खाद्य श्रृंखला है, उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जो हमारी जीव विज्ञान है वहां से थोड़ा सा जुड़ता है ये, ठीक है ना। इस टॉपिक को भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। खाद्य श्रृंखला होती है जो पोषक के आदान प्रदान के जो संबंध बनते हैं, सहजीवी परजीवी, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन टॉपिक को थोड़ा कवर कर लीजिएगा। ए शैवाल, बी घास, सी नीम का पेड़, डी बाग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन किसी के गलत नहीं होने चाहिए। निम्न में से कौन सा विषमपोषी जीव है? इसको कॉमन सेंस से आप हल कर सकते हो। तीन देखो, शैवाल, घास, नीम के पेड़, वनस्पतियां लग रही हैं। बाग एक अलग चीज है जो इसको कहते हैं विभेदिता का नियम, यानी अगर तीन एक समान के हैं, चौथा अलग है, तो वही आंसर होता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन आपका अब तक तो सही हो गया होगा, डी बाग। विषमपोषी जीव मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उसको विषमपोषी जीव कहते हैं। और जो पादप होते हैं वो हमारे नहीं होते हैं, वो स्वयं पोषी होते हैं। वो शैवाल, घास, नीम ये अपने आप को स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन बाघ जो है वो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, इसलिए वो विषम जीवी है। क्लियर है ना। चलिए 36वां क्वेश्चन, सोडियम आयोडाइड विलयन में लेड नाइट्रेट विलयन मिलाने पर निम्न में से कौन सा यौगिक अवक्षेपित हो जाता है? देखो, ये कुछ यौगिक हैं, कुछ तत्व हैं जिनके बीच जो अभिक्रिया होती हैं, कुछ विशेष चीजें हैं, जनरल नॉलेज की चीजें हैं, वहां से क्वेश्चन बने हैं। तो उन चीजों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम है, इसमें हम साम दाम दंड भेद लगाकर किसी तरह सिलेक्शन पाना है। सोडियम आयोडाइड विलयन में लेड नाइट्रेट विलयन मिलाने पर कौन सा यौगिक अवक्षेपित हो जाता है? ए लेड नाइट्राइड, बी सोडियम नाइट्रेट, सी है सोडियम नाइट्राइड,
डी है लेड आयोडाइड। कौन सा अवक्षेपित हो जाता है? अब तक लगा लिए होंगे आप। इसमें होगा ऑप्शन डी लेड आयोडाइड। PbL2 से इसको बताते हैं, ये अकार्बनिक यौगिक होता है। सोडियम आयोडाइड विलयन में नाइट्रेट विलयन मिलाने पर जो लेड आयोडाइड होता है यह अवक्षेपित हो जाता है। 37वां बहुत मस्त क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई कितने जूल के बराबर? ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की जो जनरल नॉलेज का जो भाग है, जो 10वीं तक में चीजें आती हैं उसको कवर कर लेना है। तो विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई कितने जूल के बराबर? बहुत कॉमन सेंस की बात है भाई, विज्ञान पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए। तो ये 3.6 इंटू 10 के घात 7, 3.6 इंटू 10 के घात 8, सी है 3.6 इंटू 10 के घात 5, डी है 3.6 इंटू 10 के घात 6। रट लीजिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, अब नहीं भूलना है। 3.6 इंटू 10 के घात भी 6, 3.6 यहाँ 6 है तो 10 की घात भी 6 होती है। इसे याद रखिएगा, एक व्यावसायिक इकाई इतने जूल के बराबर होती है। अच्छा, निम्न में से कौन सा तत्व धातु है? 38वां, कौन सा तत्व धातु है वो बताना। ये नियॉन, बी सोडियम, बी जर्मेनियम, डी ब्रोमीन। कौन सा इसमें धातु है वो बताना है आपको। ठीक, चलिए, इसमें जो सोडियम है वो एक धातु है और क्षार धातु है। नियॉन गैस है, जर्मेनियम उपधातु है और हैलोजन, ये जो ब्रोमीन है वो हैलोजन होता है। ठीक है ना, तो सोडियम इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है? जो आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक वाली, उसमें किस समूह में केवल एक अधातु तत्व होता है? ए 16वां, बी 17वां समूह, सी 15वां समूह या डी 14वां समूह। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक आधातु तत्व होता है? इसमें सही उत्तर होगा डी। नहीं पता है तब भी रट लीजिए, 14वां समूह जो होता है आधुनिक आवर्त सारणी में। कार्बन, इसमें जो इस 14वां समूह है इसमें एक आधातु केवल है, वो भी है कार्बन। ठीक है। प्रश्न 40वां, सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट के क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं? हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं वो बताना है। सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टल जल के 10 अणु होते हैं? यहाँ भी रासायनिक सूत्र अगर पता है आपको तो आपने सही कर लेंगे। तो इन चीजों का जो बार बार रिपीट होते हैं उनका रासायनिक सूत्र आप याद रखिएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर, बी बेकिंग सोडा, सी धावन सोडा, डी बेकिंग पाउडर या रट लीजिए, इसमें क्रिस्टली जल के 10 अणु होते हैं, ये होगा धावन सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का ये हाइड्रेट है, इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, यानी यही जो 10 है, ये 10 यहाँ से निकल आएगा। यही जो क्रिस्टली जल है वो 10 पूछ रहा था, तो इसी में होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको धावन सोडा कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 41वां, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक सबका रट डालिएगा, ये भी हम एक टॉपिक में कवर करेंगे रिकैप प्रोग्राम में। रिकैप प्रोग्राम का लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, लेंस की क्षमता, जो लेंस की क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक बताना है। ए जूल, बी न्यूटन, सी डायोप्टर, डी मीटर। का सही उत्तर होगा, सबको पता भी होगा, डायोप्टर। जूल जो है ऊर्जा और कार्य का
इसाई मात्रक है, न्यूटन बल यानी फोर्स का इसाई मात्रक है, और मीटर लंबाई का इसाई मात्रक है। लेकिन जो लेंस की क्षमता है वो डायोप्टर यानी डी से बताई जाती है। 42वां क्वेश्चन आपके सामने है और सभी लोग करेंगे। श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? रिपीटेड है, उसी साल 2022 में ही दूसरे शिफ्ट में रिपीट करके वही क्वेश्चन बना है। तो अगले साल की बात होगी, 3 साल बाद की बात होगी, तो जरूर क्वेश्चन बनेगा, रिपीट होगा यहाँ से। श्वास रंध्र किस प्राणी में पाया जाता है वो पूछ रहा है। ये मनुष्य, भी मछली, सिकेचुआ, तिल चट्टा। अगर आप पिछले की 4 विज्ञान की वीडियो देखे हैं, आपको 1 सेकंड लगेगा उसको करने में। तो इसमें डी जो तिल चट्टा उसमें श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अच्छा, वायुतक ये भी रिपीटेड, वायुतक कोशिकाएं। 43वां है, वायुतक कोशिकाएं में पाई जाती हैं किसमें? मटर में, जलकुंभी में, नीम में, नागफनी में। इन अच्छा, इसमें विविधता का नियम लगा दो। देखो, मटर, नीम, नागफनी ये सब जमीन पे होते हैं। जलकुंभी ये जो है कि जल में होती है, तो ये इन सबसे अलग हो गई, यही सही भी होगा आपका। इसी में पाई जाती हैं वायु तक कोशिकाएं। जलकुंभी में ऐसी होती हैं जिसमें वायु भर जाता है, जो जल में तैरने में मददगार होते हैं। जो जल में तैरने वाले जो पादप हैं उनमें वायु तक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि जलकुंभी। 44वां, निम्न में से किस प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से गुजरता है? जैसे अन्य जीवों में बार बार रक्त हृदय से गुजरता है, लेकिन वह कौन से जीव हैं जिनमें प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से गुजरता है? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कॉमन सेंस वाले हैं। कॉमन सेंस नहीं, जनरल नॉलेज है, सब लोग रटते हैं इनको। ये सरीसृप में, बी पक्षी में, सी स्तनधारी में, डी मत्स्य में, मछलियों में। ये भी रिपीटेड है, अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे सही कर लेंगे। डी मत्स्य, मछलियों में। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और इनका हृदय 2 कक्षीय होता है। इनमें एक चक्र में रक्त केवल एक बार हृदय से गुजरता है। 45वां, निम्न में से कौन सा शब्द जल के अणुओं के एक वर्णत पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? जो पारगम्य झिल्ली होता है, जल के अणु आर पार गति कर सकते हैं, उन चीजों को किस टर्मिनोलॉजी से बताते हैं? ए परासरण, बी मिश्रण, विसरण, सी वही कोशिकता, डी स्थानांतरण। क्या कहलाता है वो? पारगम्य झिल्ली से जब आर पार की गति होती है जल के अणुओं की, भैया मटर को अगर रात भर भिगा देते हैं तो फूल के बड़ी हो जाती है, यानी जल के अणु मटर के छिलके से उस पार भी चला गया। क्यों? परासरण, ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण। पारगम्य झिल्ली होती है, उससे आर पार भी जल जा सकता है। विलायक के अणु एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, इसको कहते हैं परासरण, ऑस्मोसिस। ठीक, आगे 46वां है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती हैं? संवहनी ऊतक का भाग नहीं है कोश की पादपों में। किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता? ए वाहिका, बी कोलेनकाइमा, डी वाहिनिकी, डी पैरेंकाइमा। पादप कोशिकाओं में संवहनी ऊतक के भाग नहीं होते, इसमें सही उत्तर होगा बी कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा पौधों में पाए जाने वाला एक जीवित यांत्रिक ऊतक है जो युवा बढ़ते हुए अंगों को सहारा प्रदान करता है। जो युवा होते हैं या बढ़ते हुए अंग हैं उनको सहारा प्रदान करता है कोलेनकाइमा। इस संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता, बाकी ये वाहिनिकी, पैरेकाइमा, ये सब संवहनी ऊतक के भाग हैं।
इन कोलिनकाइमा भाग नहीं होता। 47वां है, निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिसका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। एक स्वस्थ शरीर होता है, उसमें छोटे मोटे संक्रमण रोज होते हैं। रोज कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस आपके अंदर जाएंगे, लेकिन आपका शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है और उसके कारण वह शरीर आपका उन चीजों को हरा देता है और आप रोज बीमार नहीं पड़ते। लेकिन वह कौन सा रोग हो जाता है जिसमें आप प्रतिदिन जिन रोगों से सामना करके आपका शरीर लड़के ठीक हो जाता है, वो आपको बहुत बीमार बना देते हैं। यानी उन संक्रमणों से भी आपका शरीर नहीं लड़ पाता। वो किस रोग में? ए निमोनिया, बी HIV एड्स, सी टाइफाइड, डी सुजाक। कौन से रोग में? आप लोग समझदार हैं, सरकार बहुत जागरूक कर रही है सभी को, तो वो है HIV एड्स। इसमें प्रतिरोधक क्षमता समाप्त या एकदम क्षीण हो जाती है मेरे दोस्तों। HIV एड्स का आज भी कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। यानी आप जो आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी होगी। आपको वायरस जो HIV है वो नहीं आपके शरीर तक पहुंचे, आपके खून तक। इसके लिए आपको सुरक्षित यौन संबंध और कहीं भी ऐसा कोई ब्लड, कोई इंजेक्शन, कोई ब्लेड इस्तेमाल नहीं करना है जो कोई दूसरा किया हो। बाकी आपको यौन संबंध जो है एकदम सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना चाहिए, वहीं से सबसे ज्यादा ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 48वां, ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है? अरे भैया, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र ही पूछ दिया, रासायनिक सूत्र। यानी कुछ चीजें हैं जिनके रासायनिक सूत्र आपको रखने पड़ेंगे। तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? CaCl2, B CaOCl2, C है CaCO3 या D है CaOH2, CaO2H2, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, सही उत्तर होगा B CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है और उसका सूत्र होता है ये। अगला क्वेश्चन 49वां, जब कोई किरण उत्तल लेंस के कुछ मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण किससे होगा? फिर वही क्वेश्चन देखो बनाना, दर्पण से, लेंस से क्वेश्चन बनेंगे, हर बार बने हैं, इस बार भी बनेंगे। तो उसमें जो उत्तल लेंस है उसके मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है तो आपतित होकर वह कहाँ से जरूर होकर गुजरेगी? मुख्य अक्ष से, सी वक्रता केंद्र से, सी प्रकाशिक केंद्र से, डी मुख्य फोकस से। अभी समझाया था। तो इसमें जो को ये लेंस है उत्तल लेंस, इसमें ये सी है वक्रता केंद्र, इसमें ये पी ध्रुव है, इनके बीच में होता है फोकस। तो कोई और पी और सी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है और इसके समानांतर कोई आपतित हो रही है इस पे किरण, तो मुड़ के जरूर फोकस से होकर मुख्य फोकस के मुड़ कर ही जाएगी, यानी मुख्य फोकस से। का सही उत्तर होगा डी, मुख्य फोकस से। आज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न, एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एल्कीन श्रेणी में जो कई सारे सदस्य बनते हैं उनको आपको रट लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है। इसका जो एल्कीन श्रेणी का दूसरा सदस्य होता है उसका सूत्र बताना है। C3H6, C6H12, C4H12, D है C2H4। चलिए, आप लोगों ने सही कर लिया होगा, ये है C3H2। जो एल्कीन श्रेणी है उसमें हर अगले सदस्य में C का 1 अणु और हाइड्रोजन का 2 अणु बढ़ जाता है। यानी जो पहला जो होता है एल्कीन का जो पहला सदस्य है उसको एथीन कहते हैं, इसका होता है C2H4। अब देखो C1 और H2 बढ़ते रहेंगे। अब दूसरा एल्कीन जो होता है उसका वो कहते हैं प्रोपीन, इसमें C3H6
देखो C एक बढ़ गया और H 2 अणु बढ़ गए, यानी कि C3H। अब इसी तरह आगे भी बढ़ता जाएगा। तीसरा एल्किन होता है ब्यूटीन, उसमें C4H6। ऐसे चौथा पांचवा आप बना दीजिए। C का एक अणु, H का 2 अणु बढ़ाते जाइएगा। एल्किन श्रेणी इस हिसाब से बनती है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, विज्ञान का भाग 5 पूरा हुआ, यानी अब तक हम विज्ञान के 250 PYQ कर सके। इसमें हम लोगों ने हर क्वेश्चन में देखा है, या जो छूटा भी है बाद में लास्ट में उन टॉपिकों को भी, जो पिछले की वीडियो हैं उनमें विज्ञान के जिन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन बने हैं उनको बताया भी गया है। इसलिए पिछली कोई भी वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसमें हर क्वेश्चन में कुछ चीज़ें आपके लिए हैं, कुछ नॉलेज आपके लिए है, कुछ रणनीति आपके लिए है। इसलिए उन वीडियो को देखिए। 250 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी कि विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है। इसमें सामान्य विज्ञान पे पकड़ बनानी होगी, क्योंकि सामान्य विज्ञान जो जनरल नॉलेज होते हैं, जो लूसेंट वगैरह में दिए होते हैं, वहां से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। आवर्त सारणी, यौगिक, रासायनिक सूत्र, तत्वों की प्रकृति, इन सब से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये सब हमें क्यों कैसे पता चला, जब हम PYQ कर रहे हैं। और जिन टॉपिकों पर रेलवे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ये PYQ से हमें पता चल रहा है। और उन टॉपिकों को हम रिकैप वीडियो, जो रिकैप प्रोग्राम चल रहा है, उसके माध्यम से कवर करेंगे। इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जाकर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो रिकैप वीडियो है उसका भी प्लेलिस्ट अलग से बनी है, उसकी भी जो वीडियो आप मिले आपको तुरंत मिल जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज है दोस्तों, दोनों 50 डे इंटू 50 क्वेश्चन और रिकैप ग्रुप डी को डेडिकेटेड करके मैं बनाया हूँ, क्योंकि ग्रुप डी से मैं उभरा हूँ। मुझे पता है वो कहने को ग्रुप डी है, लेकिन एक जो सामान्य परिवार है, जो गरीब परिवार है, उसकी पूरी पीढ़ियों को बदल देती है ये नौकरी। उनका जीवन, उनकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन भी बदल जाता है दोस्तों। रही बात PDF की, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। अगर आप अभी तक उस पे नहीं जुड़े हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और PDF रख लिया करिए, क्योंकि जब एग्जाम का समय होगा इतनी बड़ी वीडियो आप नहीं देखेंगे। PDF है तो सरसरी निगाह से 5 मिनट से 10 मिनट अंदर में इन पूरे PPT को आप गुजर जाएंगे एक बार, तो चीज़ें सब ताज़ा हो जाएंगी। यानी एग्जाम हॉल में जो कन्फ्यूजन होता है वह स्थिति नहीं होगी। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो मिस ना हो। क्योंकि ये PYQ है और जो हमारा रिकैप सीरीज है उसकी कोई भी वीडियो और ये PYQ की मिस नहीं करेंगे तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे। अगर आपको कोई विशेष टॉपिक परेशान कर रहा है, उस पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उस पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। हमें लगता है लोग हमें देख रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है, हमें और अच्छा मटेरियल देना होगा। लोग हम पे विश्वास कर रहे हैं तो हमें और अच्छा मटेरियल देना होगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता है साथियों। ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, सब्सक्राइब नहीं था तो सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद।